ठीक है बच्चा, चलो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम पे आप वीडियो देखें। तो आपके लिए हम ये मैंने चीज़ें लिख के रखी हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा बनने के बजाय छोटा ही बने। कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हमने कल क्लास में बात की थी। हमने क्या बात की थी कि जो बायो-सैवर्ट लॉ अगर हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प से अगर मेरे पास एक कंप्लीट वायर है, ये देखो जैसे मैंने ये बनाया है, इस कंप्लीट वायर की वजह से किसी कोई पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो हम नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट चूज़ किया था DL, उसकी वजह से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, छोटी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने डिनोट किया था DB से। तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमने देख ली थी क्या क्या किसके प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ लिखा हुआ मैंने इकट्ठी लिख दिया, DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा बाई R स्क्वायर, ठीक है बेटा। और या फिर मैं इसी को कैसे लिख सकता हूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैंने क्या यूज़ कर दिया यहाँ पे, एक के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो देखो एक चीज़ छोटी सी जो हम कल मिस कर गए थे वो ये है कि SI सिस्टम में तो ठीक है कि के की वैल्यू μ0/4π होती है, ये मैंने आपको कल बताया था। यहाँ पे जो के आएगा, के की वैल्यू क्या होगी, μ0/4π। लेकिन और इस μ0/4π की वैल्यू है 10⁻⁻⁷ कितनी होती है बेटा, 10⁻⁻⁷। और इसके साथ ना हमें यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, कल शायद ये भी मिस हो गया था, क्योंकि ना यहाँ देखो क्या है, μ0/4π, 4π तो एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन μ0 इसकी तो यूनिट होती है ना। इसकी यूनिट हमने क्लास में लिखी थी कल, जो इसकी यूनिट बनेगी वही इस कंप्लीट की हो गई। इसकी μ0 जो परमिएबिलिटी थी आपकी, उसकी यूनिट हमारे पास क्या निकल के आ गई थी, टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर, टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। या तो ऐसा लिखो, या फिर इसी को निकालने का μ0 की जो यूनिट होती है उसको, उसकी दूसरी यूनिट क्या भी हो सकती है, मैंने आपको बताया था, वो होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये आती कैसे है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, चलो मैं एक बार छोटा सा हिंट दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ। देखो एक बार यहाँ लिखा था ना मैंने, चलो ये तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं कहीं भी, मेरे पास जगह है तो, हाँ यहाँ देख लो, चलो थोड़ी सी जगह है। तो क्या है बेटा, हमने लिखा था क्या फार्मूला हमारा, DB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin थीटा बाई R का स्क्वायर, ऐसा है। देखो DB ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी मैंने आपको कल यूनिट बताई थी मैग्नेटिक फील्ड की, या तो टेस्ला होती है, या फिर इसी को हम क्या भी बोलते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब ये कैसी आई है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये दिस इज़ इक्वल टू किसके, ये μ0 की मुझे चाहिए ना, और यहाँ पे साथ में कौन है, आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, DL यानी लेंथ यानी मीटर, डिवाइड बाई साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, डिवाइड बाई रेडियस डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। और इन सब के साथ में कौन है, ये μ0 था यहाँ पे। तो μ0 के लिए सोल्व करना, इसको ऊपर ले जाओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये यहाँ जो टर्म है वो इधर ले आओ, डिवाइड, यहाँ पे एम्पियर मीटर पहले ही है, यहाँ से एम्पियर मीटर और आ गया, तो क्या बचा, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और ये सब किसके इक्वल, μ0 की यूनिट बनानी हमने यहाँ से। तो देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसको ऊपर लेके गए, और ये किसकी यूनिट है, μ0 की, ठीक है। तो एक यूनिट इसकी ये भी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये हम ये वाली चीज़ वैल्यू, अगर SI सिस्टम में हमें मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखना है तो क्या बन गया, सो इन SI सिस्टम DB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin थीटा बाई R स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म भी मैंने कल आपको बताई थी। अब देखो दूसरा सिस्टम, अगर यही चीज़ मुझे CGS सिस्टम में लिखनी हो, ये तो SI सिस्टम में है के की वैल्यू μ0/4π, अगर बेटा CGS सिस्टम में आप जाते हो तो CGS सिस्टम में के की वैल्यू होती है 1, जो हम कांस्टेंट यूज़ किया गया था बायो-सैवर्ट लॉ ने अपने एक्सपेरिमेंट में, उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, 1। तो उस समय CGS सिस्टम में ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला बन जाएगा, IDL sin थीटा बाई R स्क्वायर, क्योंकि μ0/4π तो SI सिस्टम में था, CGS में तो 1 हो गया, तो सिर्फ क्या फार्मूला, DB इज इक्वल टू IDL sin थीटा बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो, और एक चीज़ मैंने लिखी है, DB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin थीटा बाई R स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है, किसकी वजह से निकाली थी बेटा, ये स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से निकाली थी। तो
पहली बात तो जो ये बायो सावर्ट लॉ के हेल्प से जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना एलिमेंटल करंट के लिए वैलिड है। एलिमेंटल करंट मतलब वही करंट जो एक छोटे से कंडक्टर के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है, जिसकी लेंथ हमने क्या ली है, dl। ये चीज़ मैंने लिख दी है। दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज़ ड्यू टू एलिमेंटल करंट। एलिमेंटल करंट वही करंट ड्यू टू वेरी स्मॉल करंट कैरिंग करंट, बहुत छोटा सा कंडक्टर जिसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट, जिसकी लेंथ हमने की ली थी dl। उसकी वजह से ही ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला वैलिड है। कंप्लीट वायर पर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, जब आप ये निकाल लोगे एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, फिर आप इसका इंटीग्रेशन करके कंप्लीट वायर की वजह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो वही मैंने लिखा हुआ है, देखो, इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू करंट थ्रो एंटायर वायर, देन ये चीज़ बोला है कि ये जो वायर था, ये इसकी कंप्लीट वायर जो था, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था, I, और यही I छोटे से एलिमेंट के थ्रू भी फ्लो कर रहा था। तो इसकी वजह से, छोटे एलिमेंट की वजह से तो मैंने निकाल ली थी, यही निकाल सकते हैं बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से। कंप्लीट वायर की वजह से नहीं निकाल सकते थे। अब जब छोटे एलिमेंट की वजह से मैंने निकाल ली है ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो इसी को क्या कर दें, कंप्लीट वायर पर निकालने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। बस वही मैंने लिखा है बी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, म्यू नॉट I बाई 4 dl क्रॉस r बाई r क्यूब, या फिर स्केलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू, ये b क्यों बन गया, db क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया है, इंटीग्रेट, और वही साइन मैंने इधर भी यूज़ किया है, म्यू नॉट बाई 4 आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म थी, वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इन चीज़ों को वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, जो चीज़ें हमारी कल मिस हो गई थी। ठीक है, उसके बाद ये देखो छोटी सी एक बार करंट एलिमेंट, जो हम बार बार करंट एलिमेंट चूज़ कर रहे हैं ना dl लेंथ का, उसकी डेफिनेशन भी देख लो। करंट एलिमेंट क्या होता है, करंट एलिमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट I। देखो ये जो कंप्लीट वायर था, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था, I करंट, और छोटा जो लेंथ एलिमेंट था उसमें भी तो कितना ही करंट फ्लो कर रहा था, I ही कर रहा था। और कितनी लेंथ में कर रहा था I, इस छोटी लेंथ में dl में। तो अगर इस करंट को जो छोटे एलिमेंट में फ्लो कर रहा है और इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन गया, IDL। तो यही है एक आपका करंट एलिमेंट। तो वही लिखा हुआ है, करंट एलिमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, किस का प्रोडक्ट है, करंट I एंड लेंथ ऑफ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर dl। बहुत छोटा सा वो सेगमेंट करंट कैरिंग वायर का जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट ये क्या कहलाता है, हमारा करंट एलिमेंट। ये लिख दिया मैंने IDL। I एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पर आपने वेक्टर साइन नहीं यूज़ किएंगे, और ये dl लेंथ एलिमेंट, जो लेंथ है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया है, इस पर वेक्टर का साइन पुट कर दिया। तो एक चीज़ हमें, ये मैंने क्या लिखा है, वेक्टर। वेक्टर मतलब जो करंट एलिमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, ये मैंने कल आपको क्लास में बताया था, जो डायरेक्शन करंट की होती है कंप्लीट वायर में, वही डायरेक्शन किसकी भी होती है, करंट एलिमेंट की होती है। ये देख लो, ये ऊपर की तरफ जा रहा था ना करंट ऐसे, तो जो डायरेक्शन करंट की है dl भी मैंने उसी डायरेक्शन में लिया, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है बेटा, सेम। इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी। अब देखो ना छोटी सी चीज़, नेक्स्ट, बायो सावर्ट लॉ इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी J। कई बार पूछ लेता कि बायो सावर्ट लॉ को अब करंट डेंसिटी की टर्म में लिखिए, J की टर्म में। ठीक है, ये चीज़ आपको ना, ये जो हमने फार्मूला किया है dB वाला, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर, वहीं से सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्रूव हो जाएंगी। देखो करंट डेंसिटी की टर्म में लिखना है ना, तो करंट डेंसिटी होती क्या है, हमें पता है J इज इक्वल टू I बाई A। और एक चीज़, करंट डेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो J इज इक्वल टू I बाई A होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको दोनों को ऊपर और नीचे लेंथ से d एक छोट, और ये देखो करंट क्या है, करंट डेंसिटी, बहुत कौन सी करंट डेंसिटी, जो स्मॉल, यहाँ पे अगर मैं बना दूँ, ये देखो ये एक वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तो बेटा एक छोटा सा जो dl लेंथ एलिमेंट हम चूज़ करेंगे ना, ये वाला dl, इस छोटे से एलिमेंट में से जितना करंट पास कर रहा है पर यूनिट एरिया, इसका एरिया होगा कुछ। अगर हम ऐसे बनाएं, ये अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये देखो, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है या नहीं है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से जितना करंट फ्लो कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ऐसा ही तो फार्मूला होता है ना। तो इसका छोटा सा एरिया है, उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, करंट डेंसिटी। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के लिए ही ये बात हो रही है सारी।
तो एक काम करते हैं, इसकी स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी है, DL, यानी ये जो लेंथ है इसकी कितनी है, DL। इसी लेंथ से इस ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया, IDL डिवाइड बाई ADL, ऐसा बन गया। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। देखो ये किसके इक्वल है, I इंटू DL, इसको एज इट इज रखो। ठीक है, IDL क्या होता है, अभी अभी हमने ये आपको बताते हैं। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, ID एक क्या है, करंट एलिमेंट। क्या है बेटा, करंट एलिमेंट। करंट को हम जब उसकी लेंथ से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। डिवाइड बाई, देखो एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, इसका एरिया स्मॉल एलिमेंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ। ठीक है, एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और साथ में मान लो ये क्या हो गई, हाइट, या फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाई लेंथ, ये क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। एरिया और लेंथ की मल्टीप्लाई हमें क्या देती है, वॉल्यूम। और क्या स्मॉल एलिमेंट क्या है ना बेटा, वॉल्यूम। स्मॉल करंट एलिमेंट का वॉल्यूम लिखना है, तो इसीलिए मैं इसको क्या लिखूँगा, DV लिखूँगा। अगर कंप्लीट की होती तो मैं V लिखता। ये तो छोटा सा एलिमेंट है, तो इसकी वॉल्यूम भी क्या बनेगी, इसका एरिया मल्टीप्लाई बाई इसकी स्मॉल लेंथ DL, हमें क्या देगा, इसकी स्मॉल वॉल्यूम यानी DV। तो क्या बन गया यहाँ पे, एरिया मल्टीप्लाई, ये बन गया DV। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये IDL जो स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, J मल्टीप्लाई बाई DV। इसको ना हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, जो हमारा बायो-सैवर्ट लॉ का फार्मूला है, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। चलो, क्योंकि करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो DV इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई। उसके बाद क्या रहता है, IDL, ऐसा था ना वेक्टर फॉर्म में, अभी अभी मैंने आपको लिख के दिखाते हैं। देखो ये है ना IDL, इस IDL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IDL की जगह यह इस फार्मूले में, ये देखो IDL की जगह क्या आ गया, J, और ये कौन है, DV, दोनों मल्टीप्लाई में है। लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो J इसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ रखना, कौन, जैसे हमने किसकी लेंथ की किसके साथ ले रहे थे, R के साथ। तो ऐसे म्यू नोट बाई 4 पाई, इसका हम मुझे क्या लिखना चाहिए अब, J क्रॉस R। ठीक है, डिवाइड बाई जो हमारा R³ होता है, और मल्टीप्लाई बाई कौन आ गई है, DV। तो ये बन गई हमारी बायो-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, आ गई ना बात समझ में, ये फार्मूला कैसे आ गया। एक बार फिर से, IDL की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, JDV आ गई, और IDL की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, J, और ये DV इधर रख लिया। ठीक है, और J की, क्योंकि J वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, R वेक्टर के साथ, डिवाइड बाई R³। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, बायो-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। नेक्स्ट क्या है, बायो-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q, स्मॉल चार्ज Q एंड इट्स वेलोसिटी। मान लीजिए एक चार्ज है बेटा, ठीक है, वो मूव कर रहा है, चार्ज कुछ भी वेलोसिटी के साथ, एक छोटा सा चार्ज भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो आपको बायो-सैवर्ट लॉ उसकी टर्म में लिखना है। ये बात तो मैंने आपको कल भी बताई थी कि जब हम एक, मान लीजिए यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है I, इसके आसपास एक चार्ज लेके आते हैं, और उसके पास अपनी कुछ वेलोसिटी है, तो ये जो करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, क्या बना रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वजह से इस चार्ज पर क्या लगता है, फोर्स भी लगता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ फील्ड भी, मैंने फील्ड की वजह से ही तो फोर्स लग रहा है, तो वो फील्ड की वैल्यू ही आपको लिखनी है यहाँ पे, बायो-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q एंड वेलोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी V। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पे लिखनी है जो चार्ज और उसकी वेलोसिटी की टर्म में आई। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। जो हमारा IDL होता है, यानी स्मॉल करंट एलिमेंट होता है, ये किसके इक्वल होगा बेटा, I क्या होता है, Q बाई DT। DT क्यों, क्योंकि बात किसकी हो रही है, स्मॉल करंट एलिमेंट की। स्मॉल करंट एलिमेंट में ये इधर था ना, ये इतनी, इसकी बात हो रही है छोटे से DL की। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ ही बहुत ज़्यादा छोटी है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो भी बहुत छोटे टाइम के लिए करेगा, क्योंकि बहुत छोटा है ये। ठीक है ना, तो इसीलिए इसमें जो चार्ज फ्लो किया Q, और जो टाइम लिया उसको मैंने बहुत स्मॉल छोटा सा टाइम लिया है, उसको मैंने क्या लिख दिया है, DT। I की जगह क्या गया, Q बाई T होता है ना, Q बाई DT, और साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, DL वेक्टर, ऐसा है। ठीक है बेटा, अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, Q, इस DT को इस DL के डिवाइड में लिख लेते हैं, DL डिवाइड बाई DT। अब देखो DL बाई DT क्या होता है,
ये बेटा आपकी क्या बनती है, वेलोसिटी dx/dt हम पढ़ा था ना क्लास में, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये dl एक्चुअली लेंथ को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेस ही तो हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होती है बेटा, वेलोसिटी। तो मुझे क्या लिख देना चाहिए यहाँ पे, q इंटू वी। तो अब का जो आइडियल है उसकी जगह इस बार मैं क्या पुट कर सकता हूँ, q इंटू वी। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके टर्म में आ जाएगी, या मैं कहूँ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किसके टर्म में आ जाएगी, चार्ज और उसकी वेलोसिटी के टर्म में। तो लिख दीजिए dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल की जगह मुझे क्या लिखना है, q इंटू वी। q v वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको किसके साथ लिखूँगा, r के साथ डिवाइड बाई आर क्यू। ठीक है, तो ये आपका हो गया बायो-सैवर्ट लॉ किसकी टर्म में, चार्ज और उसकी वेलोसिटी v की टर्म में। आ गई बात समझ में। उसके बाद बायो-सैवर्ट लॉ नेक्स्ट मैंने हेडिंग लिख के रखी है, बायो-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और मैग्नेटाइजिंग फोर्स का ही दूसरा नाम होता है बेटा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल H से, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी वैसे तो डिटेल में हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है। देखो मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये अपने चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है बेटा, मान लीजिए मैं इसमें इसके मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में आयरन की फीलिंग को ले आया, आयरन फीलिंग्स जो आयरन का पाउडर होता है, तो ये क्या करेगा, ऐसे इनको कंसेंट्रिक सर्कल में क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। मतलब ये जो मटेरियल था, आयरन फीलिंग जो था, इसको मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया, इसको मैग्नेट का नेचर प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है बेटा, तो देखो ये जो एक्सटेंट होता है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड ने किसी भी मटेरियल को किस मैक्सिमम लिमिट तक मैग्नेटाइज कर दिया, इसे ही हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। फिर से क्या बोला मैंने, कि किसी भी मटेरियल को जिस डिग्री तक, जिस एक्सटेंट तक मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज कर सकती है किसी भी मटेरियल को, उसे ही हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, वैसे मैं छोटी सी चलो डेफिनेशन लिख देता हूँ। द डिग्री, ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, द डिग्री अप टू विच मैग्नेटिक फील्ड, द डिग्री अप टू विच मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज ए मटीरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को H से। आप देखेंगे, मैं नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये, इसका जो रिलेशन रहता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का, B इक्वल टू म्यू H रहता है बेटा। क्या रहता है, B इक्वल टू म्यू H। अगर वो डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है, अगर आपका मीडियम जो है बीच में एयर है, तो यहाँ पे बी नोट, और ये क्या बन जाएगा, म्यू नोट। म्यू नोट क्या है, परमिएबिलिटी, ये H क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। फिर से भाई देखो, जैसे ना एक रोड मान लो बेटा, पानी की रोड, जो हमारे पानी को गर्म करने के लिए एक रोड होती है ना, तो मान लो हमारे पास एक रोड है और उसकी वो है ना मैक्सिमम जो वाटर को हीट कर सकती है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक कर सकती है। ठीक है, पानी की रोड है गर्म करने के लिए, वो मैक्सिमम कितने डिग्री तक कर सकती है, 50 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद अगर हम वाटर को हीट करना चाहेंगे तो वो हीट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी मैक्सिमम हीट जो आपकी रोड थी उसकी कैपेसिटी ही क्या है, कि मैक्सिमम कितने हद तक पानी को गर्म कर सकती है, 50 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद वो कट मर जाएगी। तो मतलब ये है कि उसकी जो पानी को गर्म करने की कैपेसिटी है वो इतने डिग्री सेल्सियस तक है। ऐसे ही मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या थी, वो डिग्री जिस तक मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकती है, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकती है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और रिलेशन मैंने आपको बताया, B इक्वल टू म्यू H होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना था, बायो-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, इन SI सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं। SI सिस्टम में म्यू नोट की वैल्यू अलग होती है, म्यू नोट बाई जो कॉन्स्टेंट यूज़ किया गया था। ठीक है ना, देखो DH क्या, स्मॉल मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ये किसके इक्वल होगी, इसी फार्मूले से देख लो। H की वैल्यू की यहाँ से किसके इक्वल आ गई, H इज इक्वल टू B बाई म्यू।
इस फार्मूले से एच की वैल्यू क्या बन गई, ये बी, इसके डिवाइड में कौन चला गया, म्यू चला गया। ठीक है ना बेटा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि स्मॉल मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी लिखूँ डी एच, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, तो डी बी, और अगर मीडियम एयर है तो म्यू नोट लिखूँगा उस चीज़ को मैं, यानी परमिएबिलिटी ऑफ एयर बोलो, पर फ्री स्पेस बोलो, आपकी मर्ज़ी है। तो लिख दो। अब डी बी की वैल्यू आपको पता होती है क्या है, क्या वैल्यू रहती है डी बी की वैल्यू, म्यू नोट बाई 4 पाई रहती है ना, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसके डिवाइड में कौन है, म्यू नोट, तो वो भी इसके साथ में ही आ गया यहाँ पे। ये इसको ओवरऑल डिवाइड किससे करना आपको, म्यू नोट से। तो इस म्यू नोट से म्यू नोट बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डी एच की वैल्यू कितनी बचेगी, डी एच इज इक्वल टू 1/4 पाई, म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, ऐसे बचेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ठीक है बेटा। और इसी चीज़ को अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें, किस में लिखें, स्केलर फॉर्म, तब डी एच की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, डी एच इज इक्वल टू 1/4 पाई आई डी एल साइन थीटा पाई आर का स्केयर। म्यू नोट से म्यू नोट क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम में थी, ऐसा ही सिस्टम में। अगर सी जी एस सिस्टम में लिखना पड़े तो क्या करेंगे, उसमें तो म्यू नोट बाई 4 पाई वाली टर्म आती ही नहीं है। ठीक है, तो सी जी एस सिस्टम में क्या रहेगा, इन सी जी एस सिस्टम यही सेम फार्मूला जो हमने अभी अभी लिखा है, डी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या म्यू नोट बाई 4 पाई आएगा, क्या नहीं आता है, क्योंकि उसकी जगह तो क्या वैल्यू है, 1 है। तो आई डी एल डायरेक्ट क्या फार्मूला बन गया, आई डी एल क्रॉस आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इन चीज़ों को वीडियो पॉज करके क्या करते रहना, नोट करते रहना। नेक्स्ट देखो, 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बायर-सावर्ट लॉ। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं देखो। सबसे पहली बात तो ये वैलिड होता है फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। बायर-सावर्ट लॉ जो है वो किसके लिए वैलिड होता है, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्री समझते हो ना, कि अगर मान लीजिए 2 पार्ट मिले, उसको एग्जैक्टली हाफ करंट एक रास्ते में, दूसरा हाफ जो करंट होता है एक जगह जाएगा और दूसरा हाफ करंट दूसरी जगह कर जाएगा। मतलब कोई वायर आ गई, जैसे एक वायर में 2 जॉइंट मिल गए, ऐसे एक इधर एक इधर, तो जो एग्जैक्टली सिमेट्री के अकॉर्डिंग चलेगा, जितना इधर करंट जाना चाहिए इतना इधर जाना चाहिए, ये आपको पता है। ठीक है, जैसे कोई शेप मिलेगी आपको, ऐसे सर्कल मिलेगा। ठीक है, सर्कल में जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इस सारे सर्कल में जो इसकी शेप है हमेशा करंट एक जैसा रहेगा, कभी करंट चेंज नहीं होगा। तो ना मतलब ये है, जहाँ भी आपको सिमेट्री दिखे वहीं पे जो आपका बायर-सावर्ट लॉ है वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ये सिमेट्रिकल क्यों, अगर इसको मैं एग्जैक्टली 2 हिस्से में डिवाइड करूँ तो ये रीजन और ये रीजन क्या है, एग्जैक्टली सेम है, ऐसी शेप को सिमेट्रिकल बोला जाता है। तो इन सब में जो आपका बायर-सावर्ट लॉ है वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। एक रिंग हो सकती है हमारी उसमें, या फिर एक स्ट्रेट वायर, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब सिमेट्रिकल करंट इनमें फ्लो होता है। तो बायर-सावर्ट लॉ जो होता है वो वैलिड होता है सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो बायर-सावर्ट लॉ है वो वैलिड होता है फॉर एलिमेंटल करंट। मतलब उस जो हमारा बहुत ही छोटा लेंथ का जो कंडक्टर होता है, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, जिसको लेंथ हम DL लेते हैं, करंट एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, तब ही आप क्या निकाल सकते हो, बायर-सावर्ट लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड। तो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, एलिमेंटल करंट के लिए वैलिड है। थर्ड पॉइंट, ये जो बायर-सावर्ट लॉ होता है बेटा, ये एनालोगस होता है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ी थी ना फर्स्ट यूनिट, उसमें कूलम लॉ था, उसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाली जो यूनिट है, मैग्नेटोस्टैटिक्स बोल सकते हो आप इसको। नहीं, मैग्नेटोस्टैटिक्स का चार्जेज रेस्ट पे भी होते हैं, मोशन में भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। तो ना जैसे कूलम्स लॉ वैलिड होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसे ही ये जो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म की जो चैप्टर है, यूनिट है, उसमें कौन होता है, बायर-सावर्ट लॉ। ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये भी मैं आपको कल क्लास में बता चुका हूँ, जो DB जो होती है मैग्नेटिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर होती है दोनों करंट एलिमेंट के और किसके, जो हमारा डिस्टेंस था, जिसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी इस वायर से जितनी दूर ये P पॉइंट जिसको हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था, ये डिस्टेंस है, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है।
तो ये इन दोनों की ही क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर होती है। डायरेक्शन हमने निकालना सीखा था कल, दो रूल थे ना, राइट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, तो दोनों से ही किसी से भी आप निकाल सकते हो। नंबर 5th पॉइंट, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 डिग्री, मतलब क्या है कि ये एक वायर है जिसमें आई करंट जा रहा है। हम क्या कर रहे थे बेटा, ये मान लीजिए इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, ठीक है, ऐसे ये आर डिस्टेंस दूर था इस वायर से, तो यहाँ पर हम थीटा लेते थे, ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि अगर ये थीटा या तो 0 हो जाए या फिर कितना हो जाए 180, थीटा ये 0 कब हो सकता है कि जब ये पी पॉइंट उठ के कहाँ आ जाए, इसी के ऊपर आ जाए जिस वायर पर हम क्या निकाल रहे हैं, जिस वायर की वजह से, या मैं कहूँ इस वायर पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट है उसकी वजह से हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अगर ये पी पॉइंट इस एग्जैक्टली इसी वायर के ऊपर आ जाए तब ये थीटा की वैल्यू तो 0 हो गई ना। ये देखो इधर से एग्जैक्टली ये चीज़ उठ के, ये जो वायर था इधर इसके ऊपर आ गया, तो थीटा तो बना ही नहीं, एंगल तो बना ही नहीं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0। या फिर ये पी पॉइंट उठ के एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में आ जाए क्लॉकवाइज, यहाँ पे इसके ऊपर आके रखा जाए, तब भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब 180 हो जाएगी। तो इन दोनों ही केस में देखो मैंने लिखा है थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, दैट इज़ इफ पॉइंट P लाइज ऑन द वायर कैरिंग करंट, इस वायर के ऊपर ही कहीं भी आपको P पॉइंट मिल जाए, ये P पॉइंट जिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे ये आपको इस वायर के ऊपर कहीं भी मिल जाए, या तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाए या कितनी हो जाए 180 डिग्री। उस समय देखो dB की वैल्यू क्या होती है, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है ना, थीटा की वैल्यू कितनी 0 पुट की, या 180 कर लो, साइन 0 और साइन 180 दोनों ही क्या होते हैं 0 होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी बन जाएगी 0, और यही वैल्यू क्या होती है मिनिमम किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो याद रखना जब भी किसी वायर पर, जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, हम उसी वायर पर पी पॉइंट को ले लें, वो पॉइंट जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमेशा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस कंप्लीट वायर पर कितनी आती है 0 आती है, और वही मिनिमम वैल्यू होती है। और मैक्सिमम कब हो सकती है कि जब ये एंगल थीटा, यही एंगल थीटा कितना बन जाए 90 डिग्री, मतलब एग्जैक्ट ऐसे हो जाए, ये ऐसे, ये एंगल कंप्लीट है, इस बार थीटा बनेगा ये ऐसे, ठीक है ना, ये पी पॉइंट यहाँ पहुँच गया, समझ रहे हो ना, ये इधर बनाओ, ये देखो ऐसे, ये आई था, ये पी पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ आ जाए, तो ये एंगल कंप्लीट कितने डिग्री का बन गया 90 डिग्री का, मतलब ये एग्जैक्टली क्या हो गया परपेंडिकुलर टू, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर हो गया किसके, वायर के। ऐसे केस में देखो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, dV = μ0 IDL sin 90, sin 90 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो सिर्फ क्या बचा μ0/4 पाई IDL बाई आर स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ dV = μ0/4 पाई IDL बाई आर स्क्वायर, और यही क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की, यही क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू। इतनी बातें मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होंगी। जब जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो वायर की लेंथ पर ही आ जाए, वायर पर ही आ जाए, तब मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है मिनिमम, और जिस पॉइंट पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड अगर वो परपेंडिकुलर है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू वायर, तब मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 बाई IDL बाई आर स्क्वायर, और ये क्या रहती है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखो कुछ सिमिलैरिटी भी होती हैं इसमें बायर सावर्ट लॉ और कूलम्ब लॉ में। अभी हमने यहाँ पे लिखा था ना बेटा ये कि वैलिड एनालोगस टू कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो बायर सावर्ट लॉ होता है वो कूलम्ब लॉ के क्या होता है एनालोगस, उसके सेम होता है जैसे वो होता है। तो कुछ सिमिलैरिटी के पॉइंट है, जैसे दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, या फिर दोनों ही में देखो जैसे हमारा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो जो कूलम्ब्स लॉ था, कूलम्ब लॉ में फोर्स का क्या फार्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर फॉर्म में मैं फार्मूला लिखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज आता है Q बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और यहाँ देखो बायर सावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला है, dV = μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। देखो दोनों में ही देखो, यहाँ भी जो आपका डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी चार्ज की वजह से। मान लीजिए ये चार्ज रखा था Q, और यहाँ से इस P पॉइंट पर आपको क्या निकालनी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ ये डिस्टेंस होता था, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एट द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ भी देख लो वही
आर स्क्वायर आया हुआ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड द वायर। तो दोनों में एक ये सिमिलैरिटी है, दोनों लॉन्ग रेंज के होते हैं क्योंकि दोनों में आर स्क्वायर आता है, दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। कुछ इनमें बेटा डिसिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वो कौन होता है? ये चार्ज होता है, सिंगल चार्ज। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो कौन है? आइडियल यानी स्मॉल करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इसका जो सोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो सोर्स था वो कैसा था? स्केलर था। एक ये डिफरेंस है। दूसरा, कूलम लॉ का ये जो फार्मूला है इसमें कहीं भी थीटा नहीं आया हुआ है, मतलब जो कूलम लॉ था वो इंडिपेंडेंट होता है एंगल के। वेयर एज यहाँ देखो ये जो साइन थीटा, ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। जो बायो सावर्ट लॉ है वो एंगल के डिपेंडेंट है। एक ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे 2 दिन आप इनके बीच में डिफरेंस अगर पढ़ना चाहो तो बुक में मिल जाएगा आपको, ये वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। एप्लीकेशन जो है बेटा, पहली जो है इसकी टोटल 3 एप्लीकेशन होती हैं। 3 में से 2 एप्लीकेशन तो आपके सिलेबस में है, ठीक है। एक ये जो एप्लीकेशन है जो मैंने लिखी है, क्या लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये पिछले साल तक तो आपके सिलेबस में होती थी, लेकिन इस साल आपके सिलेबस से काट दी गई है। लेकिन फिर भी मैं इसको करवाऊंगा क्योंकि ना बिल्कुल सेम, और आपके सिलेबस से काटने का इसका रीज़न ये है क्योंकि जब हम इसके बाद जो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड निकालने के, हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो जो वो वाला जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, बायो सावर्ट लॉ, और दूसरा तरीका एम्पियर सर्किट लॉ। ये सेम जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट की वजह, देखो फाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो एक स्ट्रेट वायर की वजह से निकालेंगे, इसकी हेल्प से, बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से। यही सेम एप्लीकेशन हम एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से भी पढ़ेंगे, और वहाँ पर इसकी डेरिवेशन इसकी अब जो हम पढ़ेंगे उसके कंपैरिजन में ईजी होती है। तो आपके बोर्ड वालों ने क्या किया, जो ये बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे एक स्ट्रेट वायर पर, उसको सिलेबस से हटा दिया है, एम्पियर सर्किट लॉ वाले रख रही है। दोनों से रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है, कोई भी रिजल्ट में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट वायर है, चाहे बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से निकाले या एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से निकाले, दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो क्या आएगी? सेम। बस इससे ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन देखो, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम तो बोर्ड के लिए ही पढ़ेंगे, हमें आगे कुछ नहीं करना है, मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह के लिए नहीं देखना चाह रहे हैं, वो चाहे अब वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चीज़ें हमारे काम आ जाएंगी, ये वीडियो कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, तो वो इस एप्लीकेशन को देख ले। लेकिन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ना ही CBSE में ना ही हरियाणा बोर्ड में इस बार ये इंक्लूडेड है, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ के हेल्प से हम ये दोबारा प्रूव करेंगे। बट कंपटीशन तो है ही बेटा, आगे भी एग्ज़ाम दोगे आपके हायर एजुकेशन के लिए, वहाँ पे फिर वो चीज़ें ये नहीं पूछेंगे ना क्या सिलेबस में कटा हुआ था क्या नहीं, वहाँ सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो जो बच्चे देखना चाहें, इंटरेस्टेड है, देख सकते हैं। और जो बच्चे बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए, वो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसकी वजह से? एक फाइनाइट, पहली बात तो वायर कैसा रहेगा? फाइनाइट, इनफाइनाइट वायर नहीं है, स्ट्रेट वायर है कैरिंग करंट। ये लो, एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर है ऐसे, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, पहली बात तो यही है। और इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, मान लो आई, हो गया ना। फाइनाइट एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, हम वही इसी की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। मान लीजिए मुझे किसी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये लो मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया, ये P पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ये जो है आपका कुछ डिस्टेंस दूर होगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है? A डिस्टेंस, ये वायर से वो पॉइंट P जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो कितने डिस्टेंस पर है? A डिस्टेंस। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली है कि जो ये A हमने लिया है, यानी ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट का वायर से, ये परपेंडिकुलर है, एग्जैक्टली क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस चीज़ को मैं चाहे तो आप मैं यहीं पे लिख भी देता हूँ, A क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। A इज़ परपेंडिकुलर टू वायर, A इज़ परपेंडिकुलर टू द वायर, ये एक हमारी क्या है? कंडीशन है, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो वायर है ना, ये जो डिस्टेंस है जिस P पॉइंट का,
हमारे वायर से। इसको मैं कहीं भी ले सकता था, मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले, एग्जैक्टली सेंटर में भी ले सकते हैं, सेंटर वाला भी केस हम पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन सेंटर वाला तो बेटा एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा, उसकी बजाय है कि हम किसी दूसरे पॉइंट पर जाके देखें कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी रख है। तो इस वायर को, ये जो डिस्टेंस है, मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको वायर के एग्जैक्टली सेंटर में ना लेके थोड़ा सा क्या कर लिया है, ऊपर की तरफ ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट का नाम ये P हो गया, इसका कुछ भी मान लीजिए A लिख दिया मैंने इस पॉइंट को, क्या पॉइंट लिख दिया A। अब ना थोड़ा सा ज्योमेट्री की हेल्प लेना है आपको। ये जो वायर था, क्योंकि फाइनाइट था, इसको इस P पॉइंट के साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है, और नीचे से ऐसे ही वायर का जो दूसरा एंड था उसको भी P पॉइंट के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना, ऐसे, ठीक है बेटा। इनका कुछ नाम देख देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो देखो, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ये A, इससे ये ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए इस एंगल का नाम रखा गया φ1। कितना एंगल है ये, φ1, ऊपर की तरफ जो एंगल बना हुआ है ऐसे, ठीक है। और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो नीचे की तरफ ये जो एंगल बना है, ये इधर, इसका नाम रख दिया मान लीजिए मैंने φ2। कितना रखा बेटा, φ2। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक काम करो, अब आपको बताना है इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है P, लेकिन हमें पता है बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि कंप्लीट वायर की वजह से इस P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट चूज करते हैं। तो मान लीजिए जो ये A पॉइंट था, इससे कोई L लेंथ नीचे, यहाँ मान लेता हूँ मैं, मान लीजिए ये कितनी लेंथ है, L, कितनी लेंथ है बेटा, L लेंथ नीचे मैंने एक छोटा करंट एलिमेंट चूज़ कर लिया, ये लो, ये छोटा सा मैंने एक करंट एलिमेंट चूज़ कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, dl। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ना P पॉइंट पर। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट से इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब इसकी वजह से यहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ। एक चीज़ देखो, यहाँ मैंने आपको बताया था जो थीटा जो एंगल होता है वो किस किस के बीच में होता है, ये जो स्मॉल एलिमेंट था, स्मॉल करंट एलिमेंट था, इसके बीच में, और जो ये डिस्टेंस होता है P पॉइंट का फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट, इन दोनों के बीच में यहाँ एंगल बनता था थीटा। पहले भी मैंने आपको जब ये हम टॉपिक कर रहे थे पढ़ा था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए ये एंगल थीटा यहाँ ना बन के मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये ऐसे, ये मैंने क्या बना दिया, थीटा बना दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अभी बताता हूँ मैं, ये थीटा मैंने सिर्फ इतना ही क्यों लिया है, यहाँ पे क्यों लिया है, यहाँ पे क्यों नहीं लिया है, ठीक है। पर अभी के लिए मान लो कि ये कितना है, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना बेटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था तो ये एंगल यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा, 90 माइनस थीटा। यहाँ कितना एंगल बचा बेटा, 90 माइनस थीटा। तो पहले तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर जो हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl इज, कितनी होगी, क्या रहेगी उसकी वैल्यू, dB इज इक्वल टू μ0/4π, ऐसे लिखते हैं ना। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में मत लिखो, चलो स्केलर फॉर्म में ही लिख लेते हैं। dB इज इक्वल टू μ0/4π I dl साइन थीटा। लेकिन थीटा की बजाय यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना है हमारा, 90 माइनस थीटा। मैंने बताया, मैं अभी बताता हूँ कि मैंने ये थीटा इधर क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया, लेकिन अभी के लिए इतना लिखो, आइडियल साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी ये वाला डिस्टेंस कौन था, r लेते हैं ना हम लोग इस डिस्टेंस को, ये स्मॉल एलिमेंट का P पॉइंट से, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, r का स्क्वायर, ठीक है। तो dB की वैल्यू कितनी बनी यहाँ से, dB इज इक्वल टू μ0/4π I dl साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, मैथ वालों को पता होगा, ये कोस थीटा होता है। कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सुनो, ये थीटा मैंने इधर क्यों लिया है, यहाँ क्यों नहीं लिया,
देखो क्या हुआ, तो जब मैं यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी ये वाली, इससे जब थीटा एंगल नीचे आया, कितना एंगल नीचे आया, थीटा एंगल नीचे आया, तो थीटा एंगल नीचे आके मैंने एक स्मॉल एलिमेंट की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर, हाँ जी, तो देखिए जो मैंने क्या बोला कि ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इससे थीटा एंगल नीचे आके हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर क्या निकाल दी, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं इस ये परपेंडिकुलर लाइन से अगर कंप्लीट यहाँ तक आ जाऊँ, यानी यहाँ से यहाँ तक कौन सा एंगल बना हुआ था, फाई 2 एंगल बना हुआ था ना, हमने फाई 2 एंगल बनाया था, यानी 0 डिग्री से स्टार्ट होके थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके अगर कंप्लीट फाई 2 तक आ जाए, कहाँ तक आ जाए, कंप्लीट फाई 2 तक, तो बेटा इस ये क्या देखो हमने नीचे वाली इस यहाँ से स्टार्ट होके ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जो ये वायर है ये कंप्लीट कवर नहीं कर ली हमने। मैंने बोला थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक ले ली, कंप्लीट यहाँ तक, जहाँ तक एंगल कौन बना हुआ था, फाई 2, तो थीटा की वैल्यू 0 से फाई 2 तक लेके गए हम। तो हमने इस कंप्लीट वायर को ए से सी तक को क्या कर लिया, कवर कर लिया, यानी इस पे जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट, ये DL एक था, ऐसे ही दूसरा DL, तीसरा DL, चौथा DL, ऐसे DL 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 जो होंगे सब के सब मैंने क्या कर लिए, कवर कर लिए। और सब की वजह से, जैसे ये एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखी, ऐसे ही सब छोटे छोटे जो हमारे एलिमेंट होंगे उनकी वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ और उसका मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, उन सब का क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन। ऐसे ही अगर मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ, यहाँ इस परपेंडिकुलर लाइन से ऐसे ऊपर की तरफ, तो 0 से कितना एंगल है ये, फाई 1, थीटा की वैल्यू अगर 0 से फाई 1 तक हो जाए तो इस ए से बी तक जो वायर है ये कंप्लीट कवर हो गया, यानी इस पे छोटे छोटे एलिमेंट बना के सबकी वजह से पी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों बात ये है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ थीटा की टर्म में, कहाँ से कहाँ, एक इस लाइन से नीचे की तरफ 0 से फाई 2 तक और एक इस लाइन से ऊपर की तरफ 0 से फाई 1 तक, ताकि क्या हो जाए, सारे तो नीचे वाले कंपोनेंट कवर हो जाएं जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, सारे ऊपर वाले कंपोनेंट क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। और इसके लिए हमें क्या करना है, देखो ये जो इंटीग्रेशन मैं करना चाहता हूँ 0 से फाई 2 है ना, अब फाई 2 इस परपेंडिकुलर लाइन से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको माइनस मान लो, नेगेटिव एंगल, और फाई 1 जो है वो 0 से ऊपर की तरफ है तो उसको पॉजिटिव एंगल मान लो। वैसे उल्टा भी कर सकते हैं आप, फाई 1 को नेगेटिव और फाई 2 को पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन हम नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। अब देखो मान लीजिए जैसे ये एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये थीटा की वजह से यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट बना था ना DL, ऐसे ही थोड़ा और मैंने एंगल को बड़ा किया तो ये एंगल DL एलिमेंट यहाँ आ गया, तो ये माइनस का और वैल्यू बढ़ गई। पहले यहाँ पे जो यहाँ पे होता, मान लीजिए ये एंगल सिर्फ यहाँ से बनता, ठीक है, तो -10 डिग्री, नीचे आ गया -20 डिग्री, और नीचे -30, -40, -50, ऐसे माइनस में जा रहा है। और थीटा की वैल्यू ऊपर की तरफ कैसे, 0 से ऊपर 10, 20, 30 ऐसे बढ़ रही है। तो मैं ना इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ थीटा की टर्म्स में, ये -फाई 2 तक और ऊपर की तरफ कहाँ तक, +फाई 1 तक। तो मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट आ गई -फाई 2 टू +फाई 1, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस थीटा को यहाँ लिया है, ना कि यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ इसकी टर्म में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आ गई तो बेटा एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुनना फिर से, कि मैं थीटा की टर्म में छोटे छोटे एलिमेंट निकालना चाहता हूँ। अब मैं जब यहाँ से नीचे कंप्लीट आ जाऊँगा तो सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, और सारे एलिमेंट अगर कवर हो गए तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल सकती है, उनकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, नीचे तो -फाई 2 और ऊपर कहाँ तक, +फाई 1 तक, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस थीटा को यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा है। अच्छा, तो लिख देते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक। पहले तो इस dB का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ μ0/4π I dl कोस थीटा बाई r²। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम थीटा की, जो आपका लोअर एंगल कहाँ बना है -फाई 2 और अपर कहाँ तक चला गया, ये फाई 1 तक, ये हमारी लिमिट रही, ठीक है। dB का इंटीग्रेशन हो गया b, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है बाहर ले लो, μ0/4π कांस्टेंट है, करंट भी हमेशा के लिए कांस्टेंट है, इस वायर में I ही रहा था ना, ठीक है, तो इनको बाहर ले लो। μ0/4π, ये है μ0/4π I, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ -फाई 2 टू फाई 1 dl कोस थीटा डिवाइड बाई r²। अब सुनो, यहाँ अब दो प्रॉब्लम मेरे पास है। क्या क्या प्रॉब्लम है,
एक तो देखो ये बेटा आर स्क्वायर, जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू चेंज करते जा रहे थे, देखो अगर मान लीजिए एंगल ये यहाँ होता है इस जगह पे, कि यहाँ से उठ के ये इधर जाता थीटा की वैल्यू, तब तो देखो आर की वैल्यू कुछ और होती। यहाँ जब एंगल बढ़ के इतना आ गया तो आर की वैल्यू कुछ और है। अब यही एंगल जब इधर आ जाएगा, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ, तो आर की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, और नीचे ले आओ आर की वैल्यू इस पॉइंट तक और ज़्यादा इंक्रीज, मतलब जब ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ हम नीचे आ रहे हैं, थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ साथ कौन भी बढ़ रहा है, आर भी बढ़ रहा है। तो एक तो बेटा ये आर वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल, तो इसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी इसको थीटा के टर्म में आपको लेके आना पड़ेगा। दूसरी क्या प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम ये है बेटा कि जो ये इंटीग्रेशन देखो किसका है, कोस थीटा, कोस थीटा के साथ इंटीग्रेशन किसका होता है, डी थीटा का होता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी एल। तो आपको इस डी एल को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको डी थीटा के टर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा के टर्म में। ठीक है बेटा, तो पहले हम ये काम करते हैं, ये काम कर, पहले आर को हम क्या करते हैं, थीटा के टर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाले ट्रायंगल देखो पी एम, और इस पॉइंट का भी कुछ नाम रख लो, मान लो क्या ले, ओ ले लेते हैं, चलो ठीक है, इन ट्रायंगल पी एम ओ। कौन सी ट्रायंगल है ये, पी ए है ये पॉइंट, पी ए ओ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके मैंने लिख दिया है पी ए ओ। तो देखो ट्रायंगल पी ए ओ, इस ट्रायंगल में देखो क्या करना है, इस रेडियस को लिखना है। तो यहाँ देखो बेटा ये क्या क्या किसका काम कर रहा है, ये एक परपेंडिकुलर है, सॉरी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ, किसके साथ बनता है, परपेंडिकुलर। इसके सामने थीटा एंगल ये है यहाँ पे, ये कौन सा एंगल था बेटा, थीटा एंगल। तो ये तो किसका काम करेगा, ये आपको इस तरीके से देखना। देखो मैं इसको एक बार रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट करने पे आपको ये ट्रायंगल ऐसे दिखाई दे रही होगी। देखो ये एंगल 90 डिग्री है एग्जैक्ट, परपेंडिकुलर के साथ बनता है, परपेंडिकुलर के सामने एंगल बना हुआ है ये थीटा एंगल। तो ये किसका काम करेगा, ये साइड बेस का काम करेगी, ये साइड हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, और ये क्या हो, सॉरी बेस परपेंडिकुलर, और ये कौन होगा, हाइपोटेन्यूज। तो हमें कोस थीटा के टर्म में चेंज करना है, थीटा के टर्म में। ठीक है, तो कोस थीटा देखो इस ट्रायंगल से, कोस थीटा होता क्या है, मैं ये होता है ना पी बी पी एच एच डी, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज जो होता है वो कोस होता है। इस ट्रायंगल में बेस कौन बन रहा था, ये ए बन रहा था, ये वाली साइड ए, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कौन है, ये तो परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाई आर। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल पी एम ओ कोस थीटा किसके इक्वल है, ए बाई आर के इक्वल। किसके इक्वल है बेटा, ए बाई आर। यहाँ से आर की क्या वैल्यू आ गई, आर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ए बाई कोस थीटा। तो अब देखो आर तो थीटा के टर्म में क्या हो गया है, चेंज हो गया, एक तो ये आ गया। ठीक, आर तो चेंज हो गया। दूसरी चीज़ कौन थी, मैंने बोला था कोस थीटा के साथ डी थीटा इंटीग्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे डी एल है, इस डी एल को हटाना है। इसी ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल में ही, इन ट्रायंगल पी ए ओ, इन ट्रायंगल पी ए ओ, इस बार क्या करना है, आप टेंजेंट थीटा देखो किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ये देखो ये परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि डीएल को हम चेंज कर रहे हैं ना बेटा, डीएल, तो डीएल कहाँ से निकला है, ये डीएल जो स्मॉल छोटा सा एलिमेंट है, ये इस लेंथ से ही तो निकला होगा, लेंथ बड़ी लेंथ से ही तो छोटा डीएल निकला है। तो ये जो कंप्लीट लेंथ है ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, एल के इक्वल ही है, क्योंकि डीएल तो बहुत ज़्यादा क्या है, छोटा है, तो ये एल हो गया। ठीक है, तो ये टेंजेंट थीटा में हमें कौन कौन चाहिए होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन बन रहा है, एल, डिवाइड बाई बेस। बेस कौन है मेरा, बेस ये रहा हमारा, कौन, ए, तो एल बाई ए आ गया टेंजेंट थीटा। ठीक है या नहीं, आ गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एल बाई ए। तो यहाँ से देखो एल की क्या वैल्यू आ गई, एल इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। क्या वैल्यू आई, ए टेंजेंट थीटा, लेकिन हमें चाहिए डी एल। ठीक है, क्या चाहिए बेटा, डी एल। तो एक काम करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आएगा, डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, ए तो एक कांस्टेंट है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से डी एल की क्या वैल्यू आ गई, इसको उधर ले जाओ, यहीं पे लिख दूँ, डी एल इज इक्वल टू, डी एल इज इक्वल टू ए सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसका किसके साथ, इस वाले जो हमारा डी थीटा है, ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये अब ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, तो अब डी एल की वैल्यू भी मेरे पास है, आर की वैल्यू भी मेरे पास है, दोनों को इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दो।
तो क्या वैल्यू आ जाएगी, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूँ। बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई, म्यू नोट आई बाई 4 पाई, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है मेरा, -φ2 से φ1 तक। और हमें क्या पुट करना है, डी एल की वैल्यू आ गई है मेरी a सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, a सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, चलो उसके साथ लिख देंगे हम। दूसरी टर्म कौन सी बची हुई थी हमारी यहाँ पे, कोस थीटा, डी एल कोस थीटा डी थीटा, ऐसे बन गया है ना। डिवाइड बाई, इसके डिवाइड में कौन था, आर का स्क्वायर है, देखो आर का स्क्वायर है, और आर की वैल्यू आई कितनी थी, ए कोस थीटा, तो यानी क्या बचा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो पहले तो एक काम करते, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। ये देखो ए से एक ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 बाई यहाँ क्या बचा बेटा, ए को मतलब मल्टीप्लाई में 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये सबको पता होगा। 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल, किसके इक्वल, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यानी 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस सेकेंड स्क्वायर थीटा से क्यों ये ऊपर वाला सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, समझ रहे हो ना क्या लिख रहा हूँ मैं, चलो मैं लिख ही देता हूँ। बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई, इंटीग्रेशन -φ2 से φ1 तक, और ऊपर क्या बचा था, सेकेंड स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा, डिवाइड बाई यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बोला अभी भी क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा से सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये a जो है, a तो कॉन्स्टेंट को अब आप इससे क्या ले सकते हो बाहर, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए। ठीक है, इंटीग्रेशन -φ2 टू φ1, सिर्फ कौन बचा अंदर, कोस थीटा डी थीटा। अभी बहुत ज़्यादा आसान है आपके लिए, कोस थीटा का इंटीग्रेशन सभी को पता होगा क्या होता है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। ठीक है ना, कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। तो बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए, कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन कोस थीटा दे दिया साइन थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -φ2 से φ1 तक। ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए। बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए, लिमिट पुट की, पहले अपर लिमिट साइन ऑफ φ1 माइनस, फिर कौन सी लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट, माइनस साइन ऑफ क्या है लोअर लिमिट में, -φ2, तो -φ2। आगे ना बात समझ में, पहले मैंने क्या किया, साइन थीटा की जगह अपर लिमिट पुट की, साइन φ1 आ गया, फिर हम माइनस का साइन लगाते हैं, फिर जो भी यहाँ क्वांटिटी है उसमें लोअर लिमिट पुट करते हैं, यानी साइन थीटा की जगह -φ2। अब देखो ये साइन माइनस थीटा है, सभी को पता होगा मैथ में जो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा का, मतलब बाहर आ जाता है बेटा ये माइनस साइन। तो ये माइनस यहाँ से बाहर आ गया, और माइनस पहले ही था, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है ना बेटा, तो ये होती है हमारा फार्मूला किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। कहाँ पे निकाला था हमने, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकाला था, ड्यू टू ए फाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, कितना क्या फार्मूला है, म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसको जो बच्चे अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करना चाहते हैं लर्न कर लेंगे, और इसको अपने नोट्स में भी लिख लेना डेरिवेशन को। ठीक है, अच्छा ये तो था फाइनाइट वायर की वजह से, किसकी वजह से था बेटा, फाइनाइट वायर। अब सुनो, अगर वायर इनफाइनाइट हो जाए, सेम कहानी सब कुछ, यही फिर से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट की जगह वायर स्ट्रेट ही रहेगा, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, लेकिन कैसा रहे बन जाए, इनफाइनाइट। वो इसका स्पेशल केस ही होता है, कुछ नहीं है, 2-4 मिनट और लगेंगे, इसको फिनिश कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। देखो क्या है, इस बार है ना, जो हमने वायर जो लेना है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, ये मान लो वायर इन्फिनिटी लॉन्ग है,
कितना लंबा है, इन्फिनिटी लॉन्ग है। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और वही जैसे पिछला केस हमने लिया था कि यहाँ से कोई ए डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो बेटा सेम ही रहेगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेट वायर के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी ना। बस सिर्फ चेंज किस चीज़ में आएगा वो मैं बताता हूँ। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या इतना आया था, म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब देखो सारी कहानी बेटा एंगल की है। अब ये जो एंगल है, वायर है, इन्फिनिटी तक चला गया, यानी हम यहाँ पे क्या बनाते थे, फाई 1 एंगल कहाँ से बनता था, फाई 1 एंगल तो इस वायर के एंड से बनता था, यहाँ पे आके ये एंगल फाई 1 बोला था हमने। अब देखो ये वायर इन्फिनिटी तक है, तो आपको पता है बेटा इन्फिनिटी पे यहाँ से मुझे इस वायर को उठा के यहाँ इन्फिनिटी पे जाके मिलाना है, ठीक है। तो कौन सी लाइन इन्फिनिटी पे जाके मिलती है, अपने मैथ में प्रॉपर्टी होगी, दो पैरेलल लाइन हमेशा इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन, यानी यहाँ से जो वायर निकलेगी वो कुछ ऐसे पैरेलल, इसके जस्ट पैरेलल, यहाँ से जो निकल रही है ना ये वाली वायर, इसके जस्ट पैरेलल ऐसे लाइन चलेगी, और फिर ये कहीं जाके इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। हमने ये मैथ में प्रॉपर्टी है कि दो पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं, ये कहीं दूर ऐसे जा रही होंगी और ऐसे कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल गई होंगी। मतलब ऐसे दिखाने के लिए मैंने दिखाया है, बहुत दूर इन्फिनिटी तक ऐसे पैरेलल चलती हैं। तो ये वाला एंगल बेटा कितने डिग्री का बना इस बार, 90 डिग्री का, कहीं जाके आगे जाके मिली इन्फिनिटी पे। तो यहाँ से तो एंगल कितना, 90 डिग्री का। ऐसे ही नीचे के लिए मैं सोचता हूँ तो ये भी इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है, ये भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। यानी इस केस में जब वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है, जब फाई 1 और फाई 2 होता है, इन दोनों की ही वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री हो जाती है तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, ये स्पेशल केस मान सकते हो आप इसको। ये जो पहले वाला हमने पढ़ा था ना, फाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उसका स्पेशल केस बोल सकते हो। B इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए साइन फाई 1, फाई 1 कितना है बेटा, 90 डिग्री, प्लस साइन फाई 2 भी कितना है, 90 डिग्री। और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 2 हो गया। तो कितना रिजल्ट आया, B इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई 2 और साथ में ये आई 2 बाई ए। तो बेटा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको तो 100% याद रखें, क्योंकि मैंने जैसा बोला था ना एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ में यही फार्मूला आपके सामने फिर से आएगा। वहाँ पे हो सकता है कि ये तो मैंने जो म्यू नोट बाई 4 पाई होता है कांस्टेंट एज इट इज़ रख लिया, 2 बाई ए लिख दिया, वहाँ पे इस 2 से हो सकता है इस 2 को भी काट दे, तब ये फार्मूला क्या बनेगा, म्यू नोट बाई 2 पाई म्यू नोट बाई 2 पाई आई बाई ए, ऐसे मिलेगा। फिर या तो ऐसे मिलेगा या फिर जनरली इसी फॉर्म में मिलता है, म्यू नोट बाई 4 पाई 2 बाई ए, ठीक है। ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकली है, ये मैग्नेटिक फील्ड निकली है हमारी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से। एक और लास्ट केस कि जब वायर्स कैसा हो, सेमी इनफाइनाइट हो, केस 2 बोल सकते हो आप इसको, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर क्या, देखो जैसे ये वायर था, ये एंड इन्फिनिटी तक चला गया, और जो आपका पी पॉइंट है ये इधर आ गया एक एंड पर। जो वायर दूसरा एंड था ना बेटा, है तो मतलब एक एंड तो इन्फिनिटी तक गया, दूसरा एंड इन्फिनिटी पे नहीं है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है उसकी, ठीक है। और ये जो पी पॉइंट जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये जस्ट इसके सामने है ऐसे। तो देखो ये तो आपको पता है डायरेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा था, दो पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे मिलती है, तो फाई 1 की वैल्यू तो आपके पास हो जाएगी 90 डिग्री। लेकिन फाई 2 के बारे में सोचो, फाई 2 यहाँ देखो, फाई 2 तो यहाँ से बनता था ना बेटा एंगल, ये एक एंड से यहाँ जाके ये फाई 2 बनता था। लेकिन इस बार तो वायर ही क्या हो गया, उठ के ये पी पॉइंट उठ के इसके सामने ही आ गया है, तो थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी बेटा, 0 डिग्री हो जाएगी। फाई 2 की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी, 0 डिग्री। देखो ऐसे बनता था ना, ये ऐसे जब एक एंड मिलाते थे तब ये फाई 2 बनता था। अब क्या हुआ कि जो आपका जो ये पी पॉइंट है ये उठ के इधर आ गया है, मतलब ये जो डिस्टेंस है मैं इसको उठा के इधर लिया है, तो यहाँ तो कुछ एंगल बन ही नहीं रहा है इसके साथ। तो ये फाई 2 की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई बेटा, 0 डिग्री हो गई, ठीक है। आ गई बात समझ में, तो 0 डिग्री हो गई। तो अब हमारा फार्मूला कैसे चेंज होगा, B इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए ऐसा था, साइन फाई 1 यानी साइन 90 प्लस साइन फाई 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0 ही रहती है। तो यहाँ पे 1 बन गया सिर्फ अब,
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई है। ये सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए कम्प्लीटली इनफाइनाइट था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई था, यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बन गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अब जो बच्चे, मैंने फिर से वो बोल रहा हूँ एक बार, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब जाओगे वहाँ पे सिलेबस कटा नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपको फिर से काम आएगी, उसके लिए याद रख सकते हो। लेकिन बोर्ड के लिए ये डेरिवेशन जो है, ये एप्लीकेशन है, आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इनको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और उसके बाद फिर हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।